नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ योगेश आर्य। आज राज्यों के तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक गोपाल राम टमटा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं एचएनएन चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप समय-समय पर समसामयिक के विषयों पर चर्चा के लिए बात को आगे रखते हैं। और जहाँ तक हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी की 11 साल की कार्यकाल की बात है, तो निश्चित रूप से हमें ये कहते हुए बहुत खुशी भी है, गर्व भी है और मैं धन्यवाद का ज्ञापित करना चाहता हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, कि जब 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अवसर दिया और माननीय प्रधानमंत्री के रूप में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विराजमान हुए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक छोटे से स्लोगन से उन्होंने शुरुआत की थी कि सबका साथ और सबका विकास। और मैं ये कह सकता हूँ कि उस बात के पीछे एक बहुत बड़ा ध्येय था, बहुत बड़ा मंतव्य था, बहुत बड़ी सोच थी और सेवा का एक संकल्प था। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए जहाँ उन्होंने स्वच्छ भारत से एक शुरुआत की, तो आम जन को ये लगा कि कहीं न कहीं स्वच्छता का क्या मायना है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उसके पीछे क्या सोच है। और मैं ये कह सकती हूँ स्वच्छ भारत के बाद तमाम उन गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच, सेवा का संकल्प था, उसको उन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जन तक पहुँचाने का जो संकल्प था कि सबका साथ और सबका विकास। मैं जानता हूँ कि इस बात के पीछे बहुत बड़ा सेवा का संकल्प उनके मन में था और उस संकल्पों को पूरा करने के लिए उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, आप जानते हैं कि उन्होंने एक प्रत्येक जिसके पास गैस का कनेक्शन नहीं थी, जो धुएँ में लोग रह रहे थे, उनका जीवन स्तर कैसे आगे बढ़े उसके लिए उन्होंने निःशुल्क गैस की व्यवस्था की। इसके अलावा तमाम प्रकार की योजनाओं के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि जो आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो ये सुविधा मिली, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, बीमारियाँ कभी-कभार परिवार में किसी भी जन को लग जाती हैं, तो लोग बहुत परेशान रहते थे। इष्ट मित्र लोग बहुत कम मात्रा में मदद कर पाते थे, जितनी सीमाएँ होती है। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि उसके माध्यम से लाखों लाख लोगों को जीवन मिला हुआ है। 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज प्रत्येक व्यक्ति का हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी सोच थी और इससे बहुत बड़ी क्रांति देश में देखने को मिली है, विशेष रूप से गरीब वर्ग के लिए, वंचितों के लिए। उसके बाद आपने देखा होगा कि किसी कोई बिना छत के न रहे, बिना आवास के न रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण बहुत एक बृहद उसकी योजना निकाली और मैं ये कह सकता हूँ कि आज लाखों लाख परिवारों को छत मिली है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है और उन वंचितों के जिनके पास छत नहीं थी, जो मैं ये समझता हूँ कि पॉलीथीन में रह रहे थे, छप्परों में रह रहे थे, घास-फूस के घरों में रह रहे थे, आज वो अपने मकानों में रह रहे हैं। तो ये इतना बड़ा सोच, इतनी बड़ी संकल्प जो उनका था, कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं, तमाम आपने देखा होगा, कोविड काल देखा होगा और उस दौर को देश का कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता है। लेकिन उसकी एकाग्रता के लिए कितना बड़ा उनके मन में एक भाव रहा होगा कि उन्होंने कहा कि सब लोग ताली बजाओ और थाली बजाओ। आज लोग उस बात को समझ रहे हैं। जैसे जनधन यात्रा जो खाता खोलने की बात हुई थी, तो लोगों ने कहा कि ना तो हमारे पास पैसे हैं, ना हम खाता खोल सकते हैं और ना इसकी उपयोगिता है। लेकिन आज देश के लोग, हर गरीब आदमी जिसका आज जनधन खाता है और आज उसको पता चला है कि सीधे कोई भी उसको लाभ मिल रहा है तो सीधा उसके खाते में आ रहा है, तो आज लोगों को जनधन खाते का पता लग रहा है। इसी प्रकार आज लोगों को ये एहसास हुआ कि एकाग्रता बनाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ताली बजाई और थाली बजाई, ताकि पूरा देश एक कंसंट्रेट होकर के, एकाग्रता की भावना उनके अंदर आकर के और उस बात को उन्होंने आगे वो किया और इतना बड़ा देश, जहाँ पूरा विश्व ये महसूस कर रहा था, डब्ल्यूएचओ कह रहा था कि अगर कोविड जैसी महामारी अ, हिंदुस्तान में फैली तो लाखों नहीं करोड़ों लोग इसमें हताहत होंगे। लेकिन आपने उस बात को देखा होगा कि आज जो भी दौर गुज़रा उसमें उन्होंने निःशुल्क किसी का चूल्हा बंद ना रहे, किसी का बच्चा भूखा ना रहे, उस बात की उन्होंने व्यवस्था की और इतने बड़े देश में लगभग-लगभग मैं ये समझता हूँ कि करोड़ों लोगों को उन्होंने निःशुल्क भोजन देने का प्रयास किया। ये उनका अपना एक वो तरीका था। आज हम ये कह सकते हैं कि हम कोविड से भी उभरे। इस देश में इस देश में हमारे यहाँ मास्क और पीपीई किट नहीं होते थे। ऑक्सीजन की और ये बहुत बड़ी बातें थी। स्वास्थ्य सुविधाओं में हम
जो विकसित देश थे उनसे कहीं आज आगे हम पहुँचे हैं, तो इसके पीछे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की व्यापक सोच थी। आज हम जिसका निर्माण करने के बाद हम दूसरे मुल्कों को भी, आपने देखा होगा कि जब वैक्सीन बनी थी, तो बहुत सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज हम इतने संपन्न हुए हैं कि आप ये इस बात को जानते हैं कि हमारी वैक्सीन अन्य मुल्कों को गई। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमने नॉर्थ पोल पर हमने अपना मिशन में हम कामयाब हुए हैं। तो एक तरफ जहाँ बहुत बड़े काम हुए हैं, वहीं हमने देखा कि नीचे गरीबी से नीचे ऊपर पायदान में वो टूटने वाले लोगों के लिए काम किया गया है। मैं ये समझता हूँ कि आज उत्तराखंड देवभूमि है। जब प्रधानमंत्री जी केदार धाम आए थे और 2013 में अवसर नहीं दिया गया था, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रयासों से, उनके संकल्प की वजह से देवभूमि उत्तराखंड एक मैं कह सकता हूँ कि दिव्य और भव्य केदार धाम बना हुआ है। आज बद्री धाम का काम हो रहा है। आपने देखा होगा कि अभी केदार धाम के लिए एक रोपवे की घोषणा और हेमकुंड साहिब के लिए लगभग 7,500 से ऊपर की करोड़ की जो रोपवे की घोषणा की गई है। मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे अनगिनत काम हुए। यहाँ पर हमारी रेल परियोजना जो कर्णप्रयाग तक की हो रही है, उसपे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ऑल वेदर रोड के हिसाब से अगर आप देखें तो हमारी सारे मोटर मार्ग जितने भी हाईवेज़ हैं हमारी, बहुत बेहतरीन स्थिति में हैं। आज हम यहाँ से जब अपने गाँव को जाते हैं तो 4 घंटे में मैं यहाँ से अपनी विधानसभा में पहुँचता हूँ, जिसके लिए कि हमें पूरे 12-13 घंटे लगते थे। तो ये सब कायाकल्प हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री जी के एक बड़े विकसित भारत का जो उनका मन में संकल्प था, उसकी ओर बढ़ता हुआ ये हमारा कदम है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज निश्चित रूप से हम सब देशवासी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश का नेतृत्व हमारे युवा और कर्मठ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, जिन पर कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हाँ सर, गरीब कल्याण की बात हो रही है, सेवा सुशासन गरीब कल्याण। गरीबी रेखा की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि 27 जो करोड़ युवा हैं उनको बाहर लाया गया है इससे, गरीब लोगों को। आप कैसे देखते हैं कि विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा है कि जुमलेबाजी रही, लगातार जो आंकड़े हैं वो तो कुछ और ही हैं। नहीं, देखो, जहाँ तक विपक्ष की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब कहने की बात है। विपक्ष के पास अपना कोई विज़न नहीं है, कोई उनका लक्ष्य नहीं है, कोई, और इस बात को आम जनमानस अच्छी तरह से जानता है। और हम भी महसूस कर रहे हैं कि अगर इस प्रकार का मूल्यांकन उनका हो, पब्लिक का रहता, तो निश्चित रूप से आज जिस स्थिति में हमारा विपक्ष बैठा हुआ है, इस स्थिति में नहीं होता। और ये सब बातें कब होती हैं? जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। विश्वास कब होता है? जब कोई चीज़ कही जाती है, उसके अनुरूप काम होते हैं, तो निश्चित रूप से जन भावनाएँ बढ़ती हैं, विश्वास का भाव बनता है। और मैं आज ये कह सकता हूँ कि विपक्ष के नकारात्मक सोच की वजह से हमें इस बात की कतई परवाह नहीं रहती है कि हमें वो क्या कह रहे हैं। हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए, हमें इस बात की सोच रखनी चाहिए कि हम किस प्रकार अपने क्षेत्र में अपने लोगों के प्रति जो हमारे वायदे हैं, जो हमारी ज़िम्मेदारी है, जो हमारी जवाबदेही बनती है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में और एक सरकार के रूप में, हम उसको कैसे पूरा करें। हमारा केवल यही लक्ष्य रहता है। धारा 370 हटाई गई, राम मंदिर बना, बड़े बड़े फैसले लिए गए, उनको लेकर जन जन तक आप किस तरह से पहुंचा रहे हैं? निश्चित रूप से आज पूरा देश इस बात को जानता है। लगभग 400 से ऊपर सालों से प्रभु श्री राम जी बाहर टेंट में रह रहे थे। ये सब जो लोग जानते हैं, आज दिव्य और भव्य राम मंदिर बन गया है। एक-एक व्यक्ति, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था कि कम से कम राम मंदिर निर्माण के लिए एक ईंट मेरी तरफ से भी हो। और उस ईंट के बाद जब राम मंदिर के अक्षत जब गांव-गांव में पहुँचे, तो जो शोभा यात्राएँ निकाली गई, जो महिलाओं में जो जय श्री राम का उद्घोष हमको देखने को मिला, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इसके पीछे सच्ची सोच होती है। जब हमारा ध्येय सच्चा हो, हमारी लगन साफ हो और निस्वार्थ भाव का संकल्प हो, तो सब कुछ सामने मिलता है। और कहीं न कहीं ये सहूलियतें मिली हैं। आपने देखा होगा धारा 370 में कहते कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, और ऐसा होगा तो खून की नदियाँ बह जाएगी, लेकिन आपने उसको भी देखा होगा। बहुत सारे अनगिनत ऐसे फैसले हुए हैं। आपने देखा होगा एक तरफ चाइना
और एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ श्रीलंका, एक तरफ नेपाल, जो हमारे पड़ोसी मुल्क थे। आपने उस समय भी देखा होगा, उस दौर भी देखा होगा ना, आज का दौर भी आप देख रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है पुलवामा के बाद जो देखने को मिला है, तो निश्चित रूप से आज पूरा विश्व इस बात को समझता है कि भारत पहले वाला भारत नहीं है, कि कोई भारत को इस बात के लिए मजबूर कर दे। आज भारत आँख से आँख मिलाने की हिम्मत रखता है और ये साबित भी कर दिया है। तो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। इस देश के नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश खुशहाली की ओर बढ़ रहा है और विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। रात दिन, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकारें हों, लगातार जहाँ-जहाँ हमारी सरकारें हैं, लगातार जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, जो जन भावनाएँ हैं, जो जन अपेक्षाएँ हैं, उनकी पूर्ति करने का काम किया जा रहा है। सर, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो उसमें भी अगर महिला आरक्षण को भी 33% दिया है और महिला सशक्तिकरण के मार्ग पर जो है कई ऐसी योजनाएं लाई गई ताकि महिलाओं को जो आगे रखा जा सके, रोजगार से जोड़ा जा सके, ताकि वो सशक्त हो सकें। उस क्षेत्र में जो काम हुआ है उसको कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि एक समय ये था कि मैं केवल उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो हमारे यहाँ कृषि आधारित लोगों की आजीविका थी और उसमें भी हमारे यहाँ महिलाएं अग्रणी भूमिका में रही थी। मैं आज इस बात को कह सकता हूँ कि चाहे वो समूह के माध्यम से हो, चाहे तमाम कल्याणकारी राजकीय योजनाओं के, केंद्र पोषित योजनाओं के माध्यम हो, चाहे राज्य पोषित योजनाओं के माध्यम से हो, आज मैं ये कह सकता हूँ कि महिलाओं के जीवन स्तर में जो मंडुआ हमारा 500 रुपये किलो जाता था, आज वो 40 रुपये किलो जा रहा है। तो आप इसकी कल्पना कर सकते हो कि 2014 से पहले मैंने देखा है 12-13 रुपये किलो क्या था, मंडुआ जाता था। आज वही मंडुआ हमारा 40-45 पे जा रहा है और प्रोसेसिंग के बाद वो 60 रुपये 70 रुपये किलो जा रहा है। तो बहुत सारा फ़र्क पड़ गया है और मैं समझ सकती हूँ कि आज हमारी समूह के माध्यम से हमारी मातृशक्ति में बहुत ज़्यादा, एक प्रकार से मैं कहूँगा कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की और आर्थिकी बहुत मजबूत हुई है। तो तमाम योजनाओं के माध्यम से ऐसा नहीं है कि आज हमारे जो महिलाओं के प्रति जो एक सोच थी, और जिस प्रकार मैं तो ये भी कहूँगा कि उत्तराखंड की जो हमारी मातृशक्ति है, अगर भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला है तो इसमें 70% हिस्सेदारी हमारी मातृशक्ति की है। और निश्चित रूप से हम इस बात को भी जानते हैं कि मातृशक्ति का जिस प्रकार का व्यापक आशीर्वाद और हमको काम करने का जो अवसर दिया है, तो हम भी पूरी निष्ठा, समर्पण और निस्वार्थ भाव से अपने क्षेत्र की मातृशक्ति के उन दुखों को, यहाँ की समस्याओं को, यहाँ के डेवलपमेंट पर केंद्रित करके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। अभी फिलहाल हो चुका है वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और आगे की बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं, बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं भाजपा विधायक गोपाल टमटा जी। सर, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी, उससे पहले आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, पुलवामा हमले की बात की, लेकिन पहलगाम और पुलवामा हमले को लेकर कांग्रेस के विधायक गोपाल सिंह राणा जी ने बयान दिया है। बड़ा बयान देते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि जो है ये दोनों घटना जो है राजनीतिक लाभ, चुनावी लाभ को लेने के लिए भाजपा ने कराई है। नहीं, मैंने एक केवल ये दोनों के मामले नहीं, मैंने कई बार देखा है विपक्ष का एक हमेशा से एक इस प्रकार का भाव रहा है कि इसको किस प्रकार इसको झूठा साबित किया जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम इन बातों पर कभी नहीं जाते। हम सच्चाई एक न एक दिन देश और देशवासी भली भांति से जानते हैं। और आज चाहे विकास का मामला हो, चाहे विदेश का मामला हो, चाहे आंतरिक मामला हो, तमाम इन चीज़ों पर हमारी जो केंद्र की सरकार है, जो हमारी राज्य की सरकार है, लगातार एक कीर्तिमान स्थापित कर रही है। मैं अपने ही विधानसभा, थराली विधानसभा मेरी आरक्षित विधानसभा है, सबसे पिछड़ी विधानसभा है, लेकिन विगत 3 सालों की अगर मैं चर्चा करूं, मैं बात करूं, तो एक साथ हमारे 14 पुल वर्ल्ड बैंक से मंजूर किए गए। हमारे लगभग 4 सड़कों पर 40 करोड़ की धनराशि डामरीकरण के लिए स्वीकृत हुई। हमारे यहाँ 25 करोड़ रुपया केवल वन टाइम मेंटेनेंस के लिए सड़कों, और लगभग मैं आज कह सकता हूँ कि 200 करोड़ के करीब केवल पुलों पर और सड़कों पर हमारे यहाँ स्वीकृति हुई है। इसके अलावा मैं जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया हूँ, उन्होंने भरसक आशीर्वाद मेरी विधानसभा को दिया है। अभी हमारे यहाँ आगामी नंदा राजात होने जा रही है 2026 में, उसके लिए व्यापक विस्तृत कार्य योजना की घोषणा जो हुई थी उस पर काम हो रहे हैं।
तमाम सड़कों के एस्टिमेट बन रहे हैं, पैदल रास्तों के एस्टिमेट बन रहे हैं, क्योंकि विश्व की 200 किलोमीटर की सबसे लंबी यात्रा हमारी सिद्धपीठ कुरूड से शुरू होती है और उधर कांसवा से राज छतौली आती है और जो कैलाश पर्वत तक जाती है, और कैलाश पर्वत के बाद यात्रा संपन्न होने के बाद अपने सिद्धपीठ कुरूड देवराड़ा में स्थापित होती है और उसकी व्यापक तैयारियां आजकल चल रही है। इसके अलावा चाहे वो हेलीपैड का निर्माण हो, चाहे पार्किंग का हो, तमाम प्रकार के जो हमारी मूलभूत विकास की ज़रूरतें थी वो हमारी विधानसभा में हो रहे हैं। तो मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ कि विगत पहले के कार्यकाल में और आज के कार्यकाल में कितना ज़्यादा काम हुआ है। ये सब तब संभव है जब ज़रूरत पड़ी है केंद्र से हमें मदद मिली है, जब ज़रूरत हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी विधानसभा पर अपना आशीर्वाद रखा है। और जहाँ तक महिलाओं की बात करूँ, मैं अभी माननीय प्रधानमंत्री जी चेपड़ों में शहीद भवानी दत्त मेले में आए थे, जो राजकीय मेला है, वहाँ उन्होंने देखा तमाम प्रकार के उत्पाद महिलाओं द्वारा बनाए गए थे। भोजन के स्टॉल वहाँ पर महिलाओं, जो हमारे पहाड़ी व्यंजन हैं वो वहाँ पर बनाए गए थे। तमाम प्रकार की जो हमारी पैदावार होती है उनके स्टॉल लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, पहले के 2014 से पहले और आज में बहुत फर्क हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि क्रांतिकारी परिवर्तन मैंने देखा है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों के जीवन स्तर में तरक्की नहीं हुई और आज उसका फल मिला है। मिथक था यहाँ पर कि एक बार एक सरकार होती थी तो दूसरी बार दूसरी सरकार आती थी, लेकिन 2022 में हम दोबारा फिर प्रचंड बहुमत के साथ लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया, मौका दिया। आशीर्वाद का मतलब हमें दोबारा अवसर दिया गया है कि आप जिन कामों को कर रहे हैं, जिस प्रकार राज्य के विकास के कामों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसको और हमें अवसर दिया है। और निश्चित रूप से मैंने जो अभी 3 साल के अपने कार्यकाल का काम बताए हैं, तो ये उसी का फल था कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने हमको मौका दिया और हमारी सरकार को मौका दिया और हम काम कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में आपने बताया कि वर्ल्ड बैंक के तहत कुछ पुलों का निर्माण हो रहा है। पहले हम देखा करते थे, कई तस्वीरें बिहार से आती थी, पुल गिर जाते थे, लेकिन आप ही की विधानसभा से ऐसी तस्वीरें आई कि निर्माणाधीन पुल जो है वो गिर गया। उस पर आप कार्रवाई भी हुई, आप कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? हाँ, निश्चित रूप से विगत 2023 में हमारे यहाँ एक आपदा आई थी और उसमें बादल फटने की वजह से हमारे प्राणमती का जो नाला था वो प्रचंड वेग से बहा। इसी प्रकार हमारा ये जो वाण का क्षेत्र था और उसमें हमारे 2 वैली ब्रिज बह गए थे। एक हमारा रतगांव वाला ढाढर बगड़ वाला वैली ब्रिज बह गया था, एक हमारा प्राणमती में जो हमारे थराली से और पैनगढ़ वाली सड़क है उसका वैली ब्रिज बह गया था। उसमें कोशिश की गई थी, उस समय भी वैली ब्रिज लग रहा था, लेकिन उसी बीच फिर बादल फटा और फिर बादल फटने से क्या हुआ कि वो जो वैली ब्रिज लग रहा था वो हट गया और वो जब बह गया तो फिर दोबारा वहाँ पर इतना चौड़ा स्पान बन गया कि वहाँ पर वैली ब्रिज की कोई गुंजाइश नहीं रही। लगातार प्रयासों के बाद एक लोकेशन मिली है जहाँ पर हम वैली ब्रिज की हमारी तैयारियाँ चल रही है और वैली ब्रिज हमारा पहुँच भी गया है। और इसी प्रकार जो ढाढर बगड़ में रतगांव का जो पुल बह गया था उसकी भी व्यवस्था हुई। 60 मीटर का जो वैली ब्रिज का काम वहाँ पर हो रहा था। निश्चित रूप से उसमें थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि जो ठेकेदार की लेबर थी, जो मैं उस साइट पर जा करके जो मैंने पता किया, तो उसमें जो उनके कर्मचारी थे या मैं कहूँगा कि जो उनके स्किल्ड उनके जो काम कारीगर रहे होंगे, उनकी वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से वो फुल उसके जो टेक हटा दी गई थी, उन टेकों के कारण वो जो पुल था वो कहीं ना कहीं झुक गया था। और उस पर निश्चित रूप से 2-3 अधिकारी उसमें सस्पेंड भी हुए हैं, 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, 1 एज थे और ठेकेदार को भी कहीं ना कहीं उसमें दंडित किया गया है। और मैं समझता हूँ कि मैं अभी मेरी जो लगातार क्षेत्र में बात हो रही है तो लगभग 15 या 20 दिन में वो पुल हमारा तैयार हो जाएगा। लापरवाही होती है, कभी कभार तकनीकी रूप से बहुत सारी बातें होती हैं, पहाड़ का क्षेत्र है और हम मानते हैं कि हमारे यहाँ जो स्किल्ड जो कुशल कारीगर हैं, कभी कभार हम भरोसा करते हैं, कभी कभार ये अच्छे लोगों में भी कभी कभार इस प्रकार की तकनीकी कमियों के कारण इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारा वो वैली ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा। जहाँ तक प्राणमती का पुल का मामला है तो उसमें भी जो हमारा लैंड प्रकरण गया है वो डीएम जिलाधिकारी चमोली के पास गया है और बहुत जल्दी उस पर स्वीकृति की कार्रवाई करके वो वैली ब्रिज भी हमारा लगेगा। लेकिन इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि 11 पुलों पर, हमारे 11 पुलों पर प्रथम चरण की स्वीकृति हुई है
जो हमारे थराली से लेकर के और वाण तक है, जो हमारा नंदा देवी राजजात मार्ग है। अभी देख रहा था मैं 5 हमारे जो सस्पेंशन ब्रिज हैं जो बहुत ज़रूरी थे, जो 2013 में बह गए थे, वो 5 पुलों की और हमें स्वीकृति मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि 14 पुल हमारे जहाँ एक हुए, 5 पुलों की ये स्वीकृति हुई, 11 पुलों पर प्रथम चरण की स्वीकृति हमारी मोटर पुलों पर हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सरकार ने काम नहीं किए और हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार बहुत सारे सड़कें अभी हमारी लगभग 65 सड़कें मेरी विधानसभा की जो 4th स्टेज की PM-NSWAY की सड़कें उसमें जियो टैग हुआ है, एप्लीकेशन जियो टैग होना था, तो वो 65 सड़कें हमारी टेकअप हुई हैं। इससे पहले लगभग 35 सड़कों पर हमारी प्रथम चरण की स्वीकृति मेरे कार्यकाल में हुई है। उसके अलावा लगभग 9 सड़कें हमारी ऐसी हैं जिनमें वन भूमि पत्रावली का निस्तारण हो रहा है। कल ही हमारे एक जो रुशान वाली वो ये क्या कहते हैं भैंसकान वाली थराली से भैंसकान सड़क उसकी स्वीकृति मिल गई है। इसी प्रकार हमारी घाट से थराली जोड़ने वाली है। हमारी लगभग 9 सड़कें हैं जो वन भूमि नोडल स्तर पर चली गई हैं। अब बहुत जल्दी इसमें स्वीकृति जारी हो जाएंगी और जैसे ही ये 9 सड़कों की हमारी वन भूमि पत्रावली हमारी स्वीकृत होगी, निश्चित रूप से इस पर इसी वित्तीय वर्ष में हम कार्य प्रारंभ कर देंगे। तो 9 सड़कें हमारी ये और हुई हैं। इससे पहले 4 सड़कों पर कटिंग, एक किमोली नानवगढ़ से किमोली वाली सड़क पर, एक कुलसारी से ढालू वाली सड़क पर और एक हमारी गौलदम में केंद्रीय विद्यालय वाली सड़क, तो और एक नंद केसरी से और धरा की हमारे 4 सड़कों पर हमारी कटिंग हुई है। लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। इसके अलावा 2 हमारे हेलीपैड बन गए हैं और 3 पार्किंग हमारी स्वीकृत हुई है। 1 नगर पंचायत हमारी नई स्वीकृत हुई है मेरे कार्यकाल में और पॉलिटेक्निक में एक सब्जेक्ट और हुआ है। हमारे यहाँ उप जिला चिकित्सालय की घोषणा हुई है। एक हॉस्पिटल और हमारा दूसरा उच्चीकरण होने वाला है। कुछ विद्यालयों का उच्चीकरण हो रहा है। डिग्री कॉलेज चारों विकासखंडों में हमारे 4 डिग्री कॉलेज बन गए हैं। तो तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि जिस भावना से, जिस विश्वास से भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्र के लोगों ने, हमारी मातृशक्ति ने, हमारे युवाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने जो व्यापक आशीर्वाद देने का काम किया था, निश्चित रूप से हम उनकी भावनाओं का और उनकी अपेक्षाएं थी उसके सम्मान में हम रात दिन अपना प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा 2047 का लक्ष्य है उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कल एक बड़ी घटना हुई है देश को जिसने झंझोड़ दिया, उस घटना को कैसे देखते हैं जो अहमदाबाद की घटना हुई? निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना हुई है। आज हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी खुद क्षेत्र में घायलों को देखने गए हुए हैं और बहुत 241 लोगों का जो 242 में एक उसमें बहुत खुशी की बात हुई कि एक व्यक्ति लगभग एकदम स्वस्थ हालत में हैं वो, और 241 लोगों के आकस्मिक निधन पर निश्चित रूप से वेदना कष्ट का विषय तो है ही। और मैं दिवंगत सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कुछ लोग विमान के क्रैश होने से उसमें भी प्रभावित हुए हैं। उन लोगों को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो शीघ्र उनको स्वास्थ्य लाभ मिले। और इस घटना से कहीं न कहीं पूरा देश आज 2 दिन से शोकाकुल है और ईश्वर न करे कभी इस प्रकार की कहीं कोई घटनाएं हो। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि कल हमारे गृह मंत्री वहाँ पहुँच गए थे, आज प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँचे हैं। जितने लोग घायल हैं तेज़ी से काम हो रहे हैं और कहीं न कहीं इससे हम उबर जाएंगे, ऐसे में भगवान बद्री विशाल केदार बाबा से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।